मैं सिर्फ थैंक यू कहने आई थी और मैं अपना सिर्फ एक्सप्रेस करने आई थी कि सर जैसे ऐसे टीचर्स होना चाहिए जो एक ऐसे समय पे भी बच्चों को मोटिवेट करे सो एक मैंने मच। अच्छा अधिकारी बनाया है, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। उस फेज में अगर बच्चे के अंदर मेंस के लिए इतने क्वेश्चंस उठे हैं, बट उस समय अगर कोई लाइव आके खड़ा हो जाए और आपसे ये बोले कि नहीं री मेंस नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दे दें। जो एक सवाल उठता था, कि आपने क्या किया, बिल्कुल सही। मैंने ये किया है। आप जब किसी उम्मीद में कोई शुरुआत करते हो तो एक किसान होते हैं, और किसान की तरह आप जमीन में एक बीज डालते हो और फिर उम्मीद करते हो कि कभी भविष्य में जाके आपके उन कर्मों का फल निकलेगा, और वो जो कर्मों का फल है कहीं ना कहीं आपको एक फसल देगा, उससे आपका जीवन यापन होगा। उससे भी बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप जीवन में कुछ अपने कर्म करते हैं और उन कर्मों के बाद में आपका प्रतिफल खुद आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कि सर ये आपने किया था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। वैसे ही आज मेरे सामने अचानक मंजूषा आई। मैं बता दूं, आपसे आज के पहले मुलाकात 2 बार हुई, आयोग में हुई। मंजूषा ने मुझसे कहा कि सर मैं आपसे मिलने आऊंगी 2019 के रिजल्ट के बाद में। पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी, जी राइट? जी सर। और दूसरी बार जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तब ये 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर सेलेक्ट हो चुकी थी। और फिर उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे मिलने इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं 2019 के बाद में आऊंगी। मंजूषा, ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये कॉन्फिडेंस हर किसी के पास नहीं होता कि हम चयन लेंगे और आएंगे और सबसे बड़े पद पे आएंगे। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मंजूषा खत्री जी से। आप 2019 में डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे चयनित हुई हैं। ये थोड़ा सा अपनी यात्रा और शायद मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों की रक्षा एकेडमी की यात्रा को आपके सामने शेयर करेंगी, और कुछ 1-2 बच्चों से संबंधित मेरे सवाल होंगे जो मैं आपसे लूंगा। बस इस यात्रा के बारे में बताइए, यात्रा कैसी रही आपकी? ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊंगी। मेरा नाम मंजूषा खत्री है और मैं सर से सेकंड टाइम मिली थी। एक बार पहले भी मिल चुकी थी, बट ऐसा है कि दूर से देखा था, सर को दिख गए थे, बट इतना ज़रूर था कि सर से 2019 के सिलेक्शन के बाद ही मिलूंगी। 2020 के चयन के बाद भी मैं आयोग में मिली थी, तब भी मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुकी थी, हो चुका था मेरा काम, मैं जा ही रही थी, सडनली सर दिखे तो मैं पीछे फिर से आई और सर से सिर्फ ये कहने आई थी कि सर वर्तमान में मेरा चयन हो चुका है, बट मैं फिर से आपसे 2019 के रिजल्ट के बाद ही मिलूंगी। रीज़न 2019 के रिजल्ट के बाद का रीज़न सिर्फ यही है कि जो सर ने जो 5 साल में जो बीच में जो कोविड का फेज था, जिस टाइम पे रीमेंस जैसे प्रश्न उठते थे, जिस टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है, वापस से होगा, हमको वापस से देना पड़ेगा, इस टाइप के प्रश्न उठते थे। उस टाइम पे अगर कोई बच्चे को, जिस टाइम पे सभी ने साथ छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, उस टाइम पे अगर कोई टीचर खड़े थे तो वो आनंद मिश्रा सर ही थे। और मैं बताना भी चाहूँगी, मैं इस इंस्टीट्यूट में कभी नहीं आई, मैंने यहाँ से कभी क्लासेस नहीं की, कुछ नहीं किया, बट यहाँ से जितनी चीज़ें जो मैंने वीडियोस से देखी हैं, जो मैंने वीडियोस के माध्यम से देखी हैं, सर की स्ट्रेटेजी हो, 3R स्ट्रेटेजी हो, और जो सर लाइव आके मोटिवेट करते थे, शायद वो हर बच्चे ने देखा है। चाहे आज जितने बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे मे भी डिनाई करेंगे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने वो वीडियोस देखे हैं, वहीं से मोटिवेशन लिया है। और बहुत सारे ऐसे 2019 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैं बाय नेम भी जानती हूँ बहुत सारे लोग, उनकी सिर्फ एक ही विश है कि हाँ एक बार सर को थैंक यू कहने ज़रूर जाएंगे। तो मैं सिर्फ थैंक यू कहने आई थी और मैं अपना सिर्फ एक्सप्रेस करने आई थी कि सर आपके जैसे ऐसे टीचर्स होना चाहिए जो एक ऐसे समय पे भी बच्चों को मोटिवेट करे। पढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। और जिस टाइप के आप प्रश्न लगाते हैं कभी कभार टीचर्स पे, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ कभी भी गुरुओं का मतलब अनादर मत कीजिए, उन पे कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, क्योंकि आपको भी नहीं पता उनकी नियति में क्या लिखा है। तो मैं सर से ये कहना चाहूँगी कि सर जितनी एथिक्स पढ़ाते भी हैं, उतनी एथिकल वैल्यू सर उससे ज़्यादा रखते हैं। तो इंसान का जो व्यक्तित्व है वो आपको खींच कर लेके आता है, और व्यक्तित्व की वजह से ही हम टीचर से जुड़ते हैं। तो टीचर्स का प्लीज़ अनादर कभी भी मत करिए, कभी भी कैसे भी प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, वो सर्वोपरि हैं। और अगर आपको स्ट्रेटेजी लगती है आप फॉलो करिए। अब वो सर ने कभी इंसिस्ट नहीं करा कि मेरी ही स्ट्रेटेजी है
फॉलो करिए। सर तो ऑनलाइन वीडियो चला रहे, इट्स अप टू यू। आपको वीडियो बंद करना है आप बंद कर दीजिए, आप मत देखिए वीडियो, आपको नहीं जम रहा मत देखिए। बट आप उसको देखते हैं तो आप उसको फॉलो करिए, फिर उस चीज़ की रिस्पेक्ट करिए और थैंकफुल रहिए कि हाँ उस टाइम पे अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन मिली है आपको, वो एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट था, और वो मॉरल सपोर्ट पूरी प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी था। अगर आज 4 साल का जो फेज़ है 2019 का, 4-5 साल होने आ गए, 5 साल हो गए। उस फेज में अगर बच्चे के अंदर प्री के लिए मेंस के लिए इतने क्वेश्चंस उठे हैं, बट उस समय अगर कोई आके लाइव आके खड़ा हो जाए और आपसे ये बोले कि नहीं रीमेंस नहीं होगा, चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दे दें कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कैसे करना है, तो एक गाइडेंस मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। और लिटरली मोटिवेशन का सोर्स उस समय थे तो वो सर थे, इसलिए मैं थैंकफुल करने इसलिए आई। और ये मेरा प्रण भी था कि हाँ ठीक है मिलूंगी सर से। बट बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, वाकई में जैसा सर को मैंने लाइव देखा है उससे ज़्यादा बहुत हम्बल और काइंड सर रियलिटी में है, तो मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, शायद थैंक यू भी कम है आपके लिए। मंजुषा, मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने मेरे अंदर से चीजें जो हैं वो पानी पी लीजिए सर। हम्म, और ये सर के लिए सरप्राइज ही, एक तरीके से सरप्राइज ही हो सकता है। और मुझे लगता है ये देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये जर्नी, सर ने लाइव आना बंद कर दिया आपने देखा होगा यूजुअली, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे जैसे, शायद मैं सिलेक्ट हुई हूँ एज अ डेप्यूटी कलेक्टर, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके लिए एक होप मात्र बनना जो उनका सीधे चयन करा दे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑनलाइन होप होना बहुत बड़ी चीज़ है। आज ये है कि आपने यहाँ पे आके वो जो एक सवाल उठता था, कि आपने क्या किया है, बिल्कुल सही। मैंने ये किया है। थैंक यू सो मच। और मैं एक और चीज कहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि मैं एक प्रॉमिस करता हूं आपसे कि कहीं भी जाऊं, किसी भी पद पे जाऊं, कभी भी कुछ भी करूं, लेकिन ये जो चीज है जो हमने 4 साल पहले 5 साल पहले रक्षा अकेडमी की शुरुआत की थी, कि उस व्यक्ति को जिसके पास में होप नहीं है, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कोशिशें करूंगा मैं हमेशा खड़ा रहूं। मैं जानता हूं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी जानता हूं, अगर मैं चाहूं तो 2019 का हर बच्चा सिलेक्टेड जो आज आया है, उस हर बच्चे के सिलेक्शन में अपना रोल मांग सकता हूं, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, मैं सड़क पे जाके खड़ा हुआ था, बिल्कुल सही। मैं लड़ा हुआ था। दुनिया ने रीमेंस बोल दिया था कि रीमेंस होगा, लोगों ने टेस्ट ही चालू कर दी थी, मैंने आपसे एक ही बात कही थी, नहीं होगा और आप तैयारी कीजिए। वो दिखावा नहीं था, वो एक चीज ऐसी थी कि कहीं ना कहीं मुझे करना था और वो हुआ है। और आदमी भावुक तब होता है जब आपको प्रतिफल मिलता है। देखो यार, ऐसा है, पैसा मैं भी कमाता हूं और भी कमाऊंगा, आगे बढ़ूंगा, आप भी आगे बढ़ो कमाओगे, लेकिन ये जो कनेक्शन है, मैं फिर कहता हूं, मैंने 100 बार अपने वीडियो में कहा है, मैं अपनी रणनीति में बहुत सोच समझ के बात करता हूं, बहुत सोच समझ के आपको चीजें बताता हूं। अगर आप उस रणनीति को ढंग से फॉलो कर लें, ब्लाइंड फॉलो कर लें एक बार, चयन आपका कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ देखने से चीजें नहीं होती, आपको समझना पड़ता है कि सिलेक्शन एक प्रोसेस है, आपको सब्र रखना पड़ता है। वो कोरोना के दिन आज भी मुझे याद है, आपको लगता है मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आया करता था, एक्चुअली मुझे लगता था कि शायद अगर मैं आपके बीच जाऊंगा, आपसे बात करूंगा, तो मैं मोटिवेट रहूंगा। उस समय मौत का खेल चारों तरफ चल रहा था और उसमें उम्मीद जगा के रखना कि हम लोग जिंदा रहने की बात कर रहे थे। मैं कहता हम लोग सिलेक्शन लेंगे, हम लोग आगे जाएंगे, इंस्टीट्यूट बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा। ये यात्रा आसान नहीं थी, ना मेरे लिए ना आपके लिए, और ना मुझे लगता किसी बच्चे के लिए आसान होती नहीं है, लेकिन हमें उसको आसान बनाना पड़ता है। मैं फिर कहता हूं, एथिक्स को पढ़ो मत, एथिक्स को जियो, और अगर आप जीते हो ना तो सफलता मिलती है। मंजुषा को रक्षा एकेडमी का एड्रेस भी नहीं पता था, मेरा मोबाइल नंबर भी इनके पास में ही था, और आज मेरे ऐसे कई और साथी होंगे शायद जो मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मैं भी प्रयासरत हूं, कभी ना कभी जीवन में कुछ और भी करूंगा, लेकिन ये जो अपना रात में 9 बजे वाला लाइव होता है, रात 10 बजे वाला लाइव होता है, या कोई भी ऐसी जानकारी जो हमसे रिलेटेड है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब तो नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अब तक ये लगता था कि
सवाल उठता है कि मुझे क्या मिल रहा है। सही बात है। बात ये होती है कि खड़ा मैं होता हूं और सिलेक्शन कहीं और जाते हैं, कोई चर्चा नहीं करता। एक बिल्कुल देखो सही। तकलीफ तो होती है, जब आप कुछ बिल्कुल करते हो होती है। तो एक तकलीफ तो होती है कि आखिर इतने जेन्युइन तरीके से चीजें कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, और चीज हो रही है, और आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बोल रहा हूं, मैं बोलता भी नहीं हूं, आज आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए। तो मैं यही कह सकता हूं कि वो सभी साथी जो लोग घर पे बैठे हैं, जिनके साथ शायद कोई नहीं है, केवल उनकी फैमिली है, एक फैमिली बन के मैं हमेशा रहा हूं और रहूंगा। और अगर आप ईमानदारी से साथ में जुड़ेंगे और काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। मंजू साहब, आपने जो मुझे दिया ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आज के बाद जब कोई मुझ पर सवाल उठाएगा ना, तो मैं उसे जवाब देने की ताकत रखता हूं कि बिल्कुल बस। सही है। और मैं तो यही कहूंगी कि सारे प्रश्न चिन्ह को आप इग्नोर करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोने में बैठ के कहीं पर भी ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसको इस बार मतलब अगेन इंसिस्ट कर रही हूँ कि मेरा अभी तक मैंने में सब सर को अभी तक कांटेक्ट नहीं करा, मेरे पास सर का नंबर नहीं था। मैंने अगर मैं बोल रही हूँ इतना आप लोगों को ऐसा लग रहा है, तो मुझे सर से मिलके बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा कि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। इट्स मैं बिल्कुल लाइव देखी हूँ, सर की सारी चीज़ें देखी। तो कांटेक्ट नंबर नहीं होना, किसी से बात नहीं होना, किसी भी प्रकार का कोई ऐसे आशीर्वाद भी नहीं लिया कि इंटरव्यू में जाने से पहले, बट स्टिल वो एक चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब मेरी तो हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सर के लिए नहीं किसी भी टीचर के लिए यही कहूंगी कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करहु शुभ जानी। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि माता पिता जो होते हैं और जो गुरु होते हैं, प्लीज़ उनका अनादर ना करें। यहाँ नहीं, कहीं पे भी, इस एकेडमी के लिए नहीं, मैं किसी के लिए भी कहूंगी कि आप ये मत करिए। आप कुछ भी करिए, आपको नहीं करना किसी टीचर को फॉलो मत करिए, आप उन पे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, क्योंकि उनकी नियति कुछ और है और आपकी नियति कुछ और होगी। जी जरूर होगी। चलिए, शॉर्ट में सिलेक्शन लेने वालों को एक लास्ट आप मैसेज दे दीजिए अपना, कि किस तरीके से तैयारी करना है, आगे बढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोटिवेट रहना। एक अपना लास्ट मैसेज दे दीजिए। और क्योंकि आप उस तरीके से ना मेरे पास आए थे, अचानक मैंने यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया, और कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ। मैं एडिट भी नहीं करूँगा इस वीडियो को, अगर मैं रोया हूँ तो कोशिश से रोया हूँ, मैं एडिट नहीं करूंगा इस चीज को, ऐसा ही जाएगा जो का तो जाएगा। लेकिन हाँ, बस यही है कि आज आपने जो मुझे खुशी दी, ये मेरे 5 सालों का प्रतिफल है। और मुझे लगता है ऐसे और भी कई लोग होंगे या हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आपकी सफलता में कहीं एक योगदान में दे पाया हूं, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। और आप लोगों ने बात माना और मेहनत की, उसके बाद आपको सफलता मिली, ये सब आपकी है, मैं सिर्फ माध्यम बना हूं। बस ये है कि जो इसने कहा कि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो कोशिश करें, दिल भी ना दुखाएं, क्योंकि हम लोग भी जब यहां खड़े होते हैं तो इंसान ही होते हैं, बहुत सारी चीजें झेल के यहां खड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुन के यहां पे खड़े होते हैं, और आसान नहीं होती है यात्रा। ये 4-5 साल की यात्रा आसान नहीं थी। 2019 मेरा पहला एग्जाम था मेरे कोचिंग को शुरू करने के बाद में, और मुझे लगता है कि आज भगवान ने मेरे सामने मंजूषा के तौर पर मुझे एक ऐसा मोटिवेशन दे दिया है कि अब मैं आगे जाके बहुत स्पीडली बढ़ता पढ़ूंगा। लास्ट आप बच्चों को बताइए उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बस 2 मिनट में, और बस एंड कर दिया। मैं थोड़ा बिल्कुल प्रिसाइज बताऊंगी। प्री में जैसे कि मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी देखी थी, सर की देखी थी, सर ने यूनिट वाइज बताया, और मैक्सिमम सभी बच्चों को वही फॉलो करना चाहिए। अगर हम हमारा दिमाग भी लगाएंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पहले उन यूनिट्स को करिए जो बहुत ईजी हैं। जैसा सर ने कहा है 10th यूनिट है, 9th यूनिट है, आखिरी तक का है, 8th यूनिट है, आप उसको 7th यूनिट है, 7th यूनिट को जैसे साइंस है, आप हम लोग उन यूनिट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट में करें जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और यही चीज़ सर ने मेंस में भी कही है। हम सब्जेक्ट्स में लगे रह जाते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, फिर जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम सब्जेक्ट, ऑब्वियसली अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपको पूरे 9 सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान देना है अच्छे से, कोई सब्जेक्ट छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट ही पास करना है। बट आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक भी रहेंगे, कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे जो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे सबका तरीका होता है, किसी को सिर्फ बुक देखते से याद हो जाता है, किसी को हैंडमेड नोट्स बना के याद होता है। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब फोकस करने के लिए बहुत आसान तरीका हो जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कभी कभार, जैसे मैं तो घर पे रह के प्रिपरेशन करी है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप हैंड रिटन नोट्स बनाए तो आपको पता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि आपने भी अपने हैंड रिटन नोट्स ही से ही बनाए पढ़ा है हैं, मैंने, हैंड राइटिंग बनाता हूँ मैं। उसी से ही पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको एंड मोमेंट पे इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें देखनी है, आपको खुद के बनाए हुए में पता है। और जो हमारे नोट्स होते हैं हम उनको अपने तरीके से बनाते हैं कि हमको कैसे लिखना है। अगर आप उसको वैसा ही बनाएंगे
तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। और थर्ड पॉइंट कि हम वहाँ पे सारा मन से नहीं लिख सकते, क्योंकि पेपर आजकल अनप्रिडिक्टेबल आते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए, शायद सभी बोलते हैं और सभी बताते हैं, सर ने भी बताई है कि कुछ चीज़ें हमारे पास बिल्कुल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल स्पेसिफिक है कि हमें ये लिख के आना है, इस तरीके से लिख के आना है, तभी हम थोड़ा सा सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम वहाँ पे पूरा पेपर मन से सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो किसी को भी नहीं पता। 2019 में भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। 2020 का भी पेपर आपने देखा और 21 का भी देखा है। तो यही है। और इंटरव्यू के लिए तो मैंने सभी जगह से गाइडेंस लिया, मॉक इंटरव्यू देना ज़रूरी होता है, अपना आत्मविश्वास, और आप जैसे हैं। मैं रैंडम आके बोला, अब मैं जैसी हूँ, मैंने मेरे मन में जो था वो बोला, ऐसी इंटरव्यू में जाके बोलना है, आप दैट्स इट। इंटरव्यू के लिए जुड़ नहीं पाई मेरे साथ में, लेकिन मैं हाँ। यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 1-2 जो अपना मेरा एक प्रोग्राम चला था 2 का इंटरव्यू हम्म। वाला, उसमें हम लोग रोज रात में 10 बजे बैठ के हम्म। प्रॉपर तरीके से हर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉक के साथ में एक आंसर कैसे करना है, क्या करना है, ये भी एक बहुत चीजें होती हैं। सही। तो भविष्य में इस चीज को मैं ओपन करूंगा, पहले तो मैंने ग्रुप में हाँ। डाल दिया था, मैं भी अपना जोड़े होना पता चला हो। हाँ। तो इस तरीके से भी इंटरव्यू का प्रोग्राम भी मैं चलाता हूं, जिसमें हम लोग रात में बैठते हैं और 50-60 लोग साथ में होते हैं, एक दूसरे को बोलना सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। और अभी उसमें मेरे साथ हरनीत जो रैंक 6 हैं, हम्म। 150 मार्क्स जिनके आए हुए हैं, वो भी उस प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं। रणनीति का हिस्सा तो लगभग हम्म। सबको ही रहा है, अब कोई माने या ना माने, कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा तो सबको ही रहा मैं है। तो बता देती हूँ, सर ने ग्रुप की बात बोली, मैं तो रक्षा एकेडमी ग्रुप से भी नहीं जुड़ी हूँ, ये भी बता देती हूँ। हाँ अब सर इतना ही बोला है तो बिल्कुल ऑनेस्टली, जो नहीं है वो नहीं है, हाँ। जो है वो है, जो किया है वो बताया। और मुझे लगता है कि आप सच्चाई जितनी बताएं, और ये चीज़ होती यूजुअली सिलेक्शन के बाद हमारे स्टेटमेंट्स बदल जाते हैं, हमारी चीज़ें बदल जाती है, बट सिलेक्शन के बाद ऑनेस्टली चीज़ें पता होना और बताना बहुत बड़ी बात है। और ये मैं सभी से ये चाहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ऑनेस्टली जितनी चीज़ें आपने, जितने अप्स देखे हैं आप उतने डाउन्स भी बताइए, जितना आपने लोगों का सहारा लिया है आप ये भी बताइए। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम हर चीज़ अकेले करते हैं। हमारे साथ हमारे माता पिता, गुरु, और हमारी खुद की स्ट्रेटेजी, हमारा सेल्फ एनालिसिस, हमारी जो जर्नी है वो सब हमारे साथ चलती है। हम पूरी पूरे जर्नी में, पूरे सिलेक्शन में हम अकेले नहीं होते। तो ये हर एस्पिरेंट को ऑनेस्टली बताना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मंजूषा, आप आए और आपने मुझे और लोगों को बनाने के लिए बहुत प्रेरित कर दिया, थैंक यू। थैंक यू। और थोड़ा सा रुलाने के लिए भी थैंक यू, लेकिन जो खुशी आपने दी उसे थैंक यू। ये मैं दावा करता हूं कि ये एक ऐसे अधिकारी बनेंगे जिन्होंने एथिक्स पढ़ा नहीं है, जिन्होंने एथिक्स जिया है। मैं ये कह सकता हूं कि आपने जिया है उस बिल्कुल। एथिक्स को। और मेरी भी कोशिश भी पढ़ाते वक्त एथिक्स यही रहती है कि हम्म। आप उसको जियो, क्योंकि बिल्कुल शायद सही आपने है। क्लास देखी होंगी एथिक्स की कुछ मेरी, हम्म। अगर देखी है तो उसमें मेरी कोशिश यही रहती है कि और मेरा इंग्लिश मीडियम भी है, सर हिंदी में पढ़ाते हैं, ये भी बता देती हूँ। फिर भी देखना होता है, देखने का रहता है कि अगर हमें देखना है तो देखना है, हाँ, फॉलो करना भी, फॉलो किया भी है। नहीं तो वो एक परिणाम आज निकला है और बस ये जंग जीती है। दोस्तों हमेशा आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा। और जितने भी हमारे 200 साथी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो एक मैंने मच। अच्छा अधिकारी बनाया है, ये मैं गारंटी से बोलता हूं, एक अच्छा अधिकारी बनाया है। थोड़ा बहुत जो भी इस यात्रा में सहयोग रहा है और आप यहाँ तक आए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आज आपने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि अगले 5 सालों तक मैं चार्ज रहूंगा। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू और मैं सो आप मच। बिल्कुल जो ये आप आपने सर मुझसे, एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो वही मच। चीजें करना चाहिए कि बिल्कुल सिलेक्शन के बाद स्टेटमेंट, चीजें नहीं बदल जानी चाहिए, वही रहना चाहिए बिल्कुल। मुझे लगता है हम्बल और सच तो सच बस। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, मैं इसका भी जवाब दे बता देती दीजिए। हूँ कि अब पहले तो जैसे 19 में 3, 6 और 15 हुआ करता था। अब नए सिलेबस के हिसाब से 3, 11, 5, 3, 5 और 11 होते। तो आप जब भी आपको कोई टॉपिक है ना, फिर पहले आप उस पर PYQ देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, इस टॉपिक से 11 में क्या आएगा। मैंने बोला ना, सेल्फ, सर सर का बताना, कहीं पे भी किसी का भी बताना आपको तब काम आएगा जब आप खुद देखेंगे 3 मार्कर में क्या पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ना है, 5, 11, इसको कैसे लिखना है। आजकल कंटेंट भी इतना अवेलेबल है मार्केट में, मैं किसी का नहीं कहूँगी, कंटेंट इतना अवेलेबल है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप खुद खुद का बनाइए। एक बार आप लिखना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसको लिखना कैसे। अब आपको पता है कि कॉपी इतनी छोटी है, आप मुझे बताइए 5 मार्कर में आप कोई डायग्राम नहीं बना सकते, कोई फ्लो चार्ट नहीं, बट पॉइंट्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख सकते। 3 मार्कर में पॉइंट, मैंने तो कभी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखा,
11 मार्कर डिजर्व करता है कि हाँ हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, कुछ थोड़ा वो पैराग्राफ में, कंक्लूजन लिखना है, प्रॉपर दिखा के कंक्लूजन प्रॉपर लिखा है मैंने, बीच में मैंने पॉइंट्स, तो मेरा तो पॉइंट्स का कंसेप्ट है। बट पैराग्राफ मैं चाहूंगी कि सभी अवॉइड करें, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, आप उसको फिर कितना भी सजा दो। और बाकी ये है बेटा, जैसे आपने पूछा है, सिलेबस जो है वो सबसे बड़ी ताकत है आपकी, वही आपको रास्ता दिखाएगा। थोड़ा बहुत समझाने के लिए अभी अपने चैनल पे जाना, रक्षा एकेडमी चैनल पे जाना। अभी हाँ, तो पेपर 1 से लेके 4 तक मैंने सिलेबस पूरा डिस्कस किया हुआ है, और उसमें ये समझना कई बार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन से टॉपिक हम अच्छे नंबर उठा सकते हैं, कर सकते हैं, पर हम करते नहीं है। जैसे लास्ट 3 पेपर्स अपने हो गए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अगर उनके ऊपर हम चर्चा करें। 20 टॉपिक्स अगर आपको याद हो, वो टॉपिक्स अपन लोगों ने निकाले हुए थे वो सारे 3R जो पूरा है पूरा आप देखना। तो आप कम से कम पहले सिलेबस समझो, और सिलेबस समझने के बाद में आप जब आगे बढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। मैं फिर कह रहा हूं, ना कोचिंग, ना टीचर, ना कोई और, अगर आप एक सही रणनीति से पकड़ लो तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथों सिलेक्शन ले सकते हो। और ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। अब मैं बिल्कुल समय लूंगा, बहुत लंबा समय है, कभी और इनको भविष्य में बुलाएंगे, चर्चा करेंगे। यहां बात मेरी बस थी, थोड़ा सा आपको कभी पर्सनली गाइडेंस चाहिए हो तो आप लोग मुझसे जरूर मिल लीजिएगा। बस ये है बेटा कि जो रणनीतियां बताता हूं, जो बनाता हूं, उसमें वाकई सोच समझ के बताता हूं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन होता है। हो सके उन्हें देख लिया कीजिएगा, हो सके उन्हें फॉलो किया कीजिएगा, हो सकता है उसके बाद आप भी यहाँ आ जाए, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।